हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी संस्कृत की ये जो हमारा नया बैच है इसकी संस्कृत की डेमो क्लास फर्स्ट क्लास जो है आज स्टार्ट हो रही है। तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम सुहान। आई एम अ बीएमएस फाइनल ईयर। मेरा बीएमएस फाइनल हो गया। मेरा जो बैच था वो 2016 था। ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीजी गुरुकुल मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हरिद्वार। ठीक है। ये मेरा छोटा सा इंट्रो था। अब हम टुवर्ड्स द क्लास अपनी जो है बढ़ते हैं। तो आज हमारी संस्कृत की डेमो क्लास है। ठीक है। फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप सब लोग मुझसे कुछ भी लाइव लेक्चर में ही पूछ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके ओके, थैंक यू। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्ण परिचय। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हमारा वर्ण परिचय टॉपिक है। एक सेकेंड। या तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण परिचय। इसकी ड्यूरेशन अप्रोक्स मैक्सिमम 30 मिनट्स रहेगी। 30 मिनट से कम ही ड्यूरेशन रखेंगे। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है, डेमो क्लास है। जो हम इसमें टॉपिक्स अपने क्लियर कर लेंगे वो वर्ण और उसके प्रकार, स्वर व्यंजन, व्यंजन तालिका और माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा आफ्टर 20 मिनट्स तो करेंगे, वरना इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम छोटी रखेंगे लेकिन रेगुलर जो क्लास होगी हमारी वो 1 आवर की होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी, जैसे कि आप संस्कृत के सिलेबस में भी देखते होंगे, वर्ण परिचय आता है। वर्ण परिचय हम बात करेंगे वर्ण। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि या साउंड, ध्वनि मतलब साउंड, जिसको अधिक विभक्त नहीं किया जा सकता उसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो ऐसा साउंड जिसको और ज़्यादा डिवाइड हम नहीं कर सकते, जैसे कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में पढ़ते थे। अल्फ़ाबेट्स क्या होते थे? ऐसे साउंड्स होते थे जिनको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही वर्ण संस्कृत में अल्फ़ाबेट्स के बिल्कुल सिनोनिम्स होते हैं वर्ण। ठीक है। वर्ण ऐसी ध्वनि को या साउंड को कहते हैं जिसको और अधिक विभक्त यानी कि डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि का को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता मैं, तो वो हमारा एक वर्ण है। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। ठीक है। अब वर्ण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, हम सबको पता है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स थे वो 2 टाइप्स के होते थे। कौन कौन से? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। सिमिलर जो हमारे संस्कृत में वर्ण होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, क्लियर। स्वर और व्यंजन 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर क्या होते हैं। तो स्वर की हम अपनी बात कर लेते हैं। स्वर स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती उसको स्वर कहते हैं। ये बिल्कुल सेम है हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स के जो हमारे वोवेल्स होते थे, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल्स होते थे। ठीक है। उनके प्रोनाउंसिएशन में किसी भी कॉन्सोनेंट्स की हमको हेल्प नहीं चाहिए थी। सिमिलर स्वर जो हमारे संस्कृत में स्वर हैं उनके उच्चारण में हमको किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए, तो वो हमारे स्वर कहलाते हैं। ये वर्ण स्वतः ही उच्चारित होते हैं। स्वतः मतलब बाई सेल्फ, खुद से ही उच्चारित, उच्चारित मतलब प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। इनको किसी भी अदर वर्ड्स की हेल्प नहीं चाहिए। स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है। 13 कैसे कैसे होते हैं वो देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मात्रा। हम मात्रा बोलते रहते हैं, इस पर इतनी मात्रा, इस पर 2 मात्रा, इस पर 3 मात्रा, लेकिन मात्रा एक्चुअल होती क्या है वो देखिए। स्वरों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। स्वरों का उच्चारण काल, उच्चारण काल मतलब टाइम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि कौन से वर्ड को कितने टाइम के लिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको कहते हैं मात्रा। जैसे कि मैंने कहा आ, तो वो कम समय के लिए बोला। मैं कहता हूँ आ, वो ज़्यादा समय के लिए हो गया, तो उसमें बड़ी आ की मात्रा थी, इसमें सिर्फ एक मात्रा थी। तो मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मात्रा, जो हमारे स्वर हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। नाम याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। डिटेल में इनकी आगे बात करेंगे। ठीक है। तो मात्रा के, ये किसके बेसिस पे हैं? मात्रा के बेसिस पे हमारे स्वर कितने? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। हमारे ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ठीक है। तो ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बहुत कम समय के लिए किया जाता है। कम समय मतलब जैसे कि मैंने बोला आ, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मैंने आ को बोला, तो वो ह्रस्व स्वर है। और क्योंकि इसमें एक मात्रा होती है तो इसको एक मात्रा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है वर्ण परिचय से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। ठीक है। आपको पता है जो करंट सिनेरियो चल रहा है अभी एमएस के फर्स्ट ईयर पेपर का, वो 20 मार्क्स के एमसीक्यू, तो उसमें जो वर्ण परिचय 5 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। तो आपसे पूछ सकता है एक मात्रिक वर्ण कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर, 4 ऑप्शन दे देगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो है एक मात्रिक होते हैं। ठीक है। इनमें एक मात्रा होती है, जैसे नाम से पता लग रहा है। ठीक है। स्वर 13 होते थे। 13 कैसे कैसे होते हैं वो देखिए। ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है, याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या
5 होती है। कौन कौन सी? आ, ई, ऊ, ऋषि और लरा। यहाँ पर ऋषि जो है छोटा है, आ छोटा, ई छोटा, ऊ छोटा, ऋषि, लरा। ठीक है, ये लरा है, तो ये संख्या 5 होती है। कोई पूछ सकता है हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, ऋषि और लरा। ठीक है, छोटा ऋषि। उसके बाद में दीर्घ स्वर। जैसे कि हम सब जानते हैं दीर्घ मतलब देर में, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण दीर्घ काल के लिए किया जाता है या लंबे टाइम पीरियड के लिए किया जाता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये द्विमात्रिक होते हैं। द्विमात्रिक मतलब दो मात्रा वाले। तो आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 8 होती है। 8 5 13 कंप्लीट हो गए। प्लुत स्वर कौन से होते हैं वो अभी आगे बात करेंगे। उदाहरण के लिए ले लीजिए, उदाहरण मतलब नंबर, टोटल नंबर इनका 8 होता है। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ऋषि। याद रखिएगा छोटा ए और छोटा ओ दोनों हर्ष स्वर में नहीं आते हैं, वो हमेशा दीर्घ स्वर में आते हैं, और बड़ा ए बड़ा ओ तो आएगा ही। तो 4 4 10 8 4 4 8 हमारे टोटल दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ याद रखिएगा, देखिए आपको ऋषि दोनों में दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर जो है वो याद रखिएगा छोटा ऋषि है। ठीक है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पर ऋषि है ये छोटा ऋषि है, और यहाँ पर जो ऋषि है बड़ा ऋषि है। एक्चुअल में ये एडिटिंग में बन नहीं पाया, बड़ा ऋषि में कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, याद रखिए बड़ा ऋषि में जो टा होते हैं वो 2 होते हैं। 1 मिनट रुकिए। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज़ बीच में ही पूछ लीजिएगा। ऋषि, ये बड़ा ऋषि है। ठीक है, तो बड़ा ऋषि जो होता है दीर्घ स्वर में आता है, और छोटा ऋषि ऐसा ही होता है, वो ह्रस्व स्वर में आता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर का जनरली हम यूज़ हमारी लैंग्वेज में नहीं करते, हम दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर का यूज़ करते हैं, लेकिन प्लुत स्वर का प्रयोग केवल वेदों में किया जाता है। वेदों मतलब हिंदू धर्म के जितने भी हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, वेद, 4 वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो सब। ठीक है, उसमें हमारा जो प्लुत स्वर है उसका प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर कैसे बनाएंगे? कोई भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर उठा लीजिए, उसके आगे 3 मात्रा या 3 लगा दीजिए। ये हिंदी का 3 है, इसके आगे 3 लगा दीजिए तो वो प्लुत स्वर बन गया। जैसे हम बोलते हैं ओ, तो उसमें प्लुत स्वर का यूज़ हो रहा है। ओ को बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो प्लुत स्वर है। इनको त्रिमात्रिक भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन था स्वर का वो ऑन द बेसिस ऑफ मात्रा के आधार पर था, लेकिन अब क्लासिफिकेशन स्वर का एक और क्लासिफिकेशन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। स्वर का एक और क्लासिफिकेशन है जो किस बेसिस पर है? वो इस बेसिस पर है कि हम वर्ड को या स्वर को बोलते टाइम हमारे माउथ का, कंठ मतलब थ्रोट का कौन सा रीजन यूज़ हो रहा है, अपर पार्ट यूज़ हो रहा है हमारे माउथ का या लोअर पार्ट यूज़ हो रहा है, उस बेसिस पे हमने स्वर को क्लासीफाई किया है। कैसे? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त जैसे कि नाम से पता लगता, उदात्त ऊपर। तो तालु आदि, तालु मतलब पैलेट, आदि क्यों लगाया? क्योंकि तालु के साथ साथ, पैलेट के साथ साथ क्या होगा? थ्रोट मतलब कंठ। ओष्ठ मतलब होठ या लिप्स। दंत मतलब दांत, और हमारी जीवा मतलब जीभ। इन सभी के तालु आदि स्थानों के उच्च भाग से, यानी कि ऊपर वाले भाग से जब बोले जाने वाले वर्ड होते हैं वो उदात्त कहलाते हैं, और अनुदात्त बिल्कुल इसके अपोजिट अनुदात्त रहेगा। तालु आदि स्थानों के निम्न भाग से, यानी कि नीचे वाले भाग से जो बोले जाते हैं वो अनुदात्त कहलाते हैं। ठीक है, जब उदात्त और अनुदात्त दोनों एक ही वर्ण में हो, यानी कि ऐसा वर्ण जो ऊपर से भी बोला जाए नीचे से भी बोला जाए, उदात्त और अनुदात्त की एक ही वर्ण में समानता होने पर, सेम होने पर स्वरित कहलाता है। ठीक है, क्लियर? जी बोलिए। जी, तो देखिए जो हमारे पहले वाला ये क्लासिफिकेशन जो थे हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये जो था हमारा क्लासिफिकेशन था बेसिस ऑफ मात्रा के आधार पर, यानी कि अगर 1 मात्रा है तो ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा है तो दीर्घ स्वर, और 3 मात्रा है तो प्लुत स्वर। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस, यानी कि किसी वर्ड को बोलने के लिए हमारा कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, या ऊपर पार्ट यूज़ हो रहा है या लोअर पार्ट यूज़ हो रहा है, उस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। ये भी 3 टाइप्स की है, वो भी 3 टाइप्स की। लेकिन जो वर्गीकरण का आधार या फिर क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिस है वो चेंज है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई डाउट हो बीच में तो पूछ लीजिएगा सब लोग। उसके बाद में व्यंजन। स्वर कौन से थे जिनको बोलने के लिए अन्य वर्ड की सहायता नहीं चाहिए होती थी, वो स्वर थे, तो व्यंजन उसके उल्टे होंगे। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए या जिनको प्रोनाउंसिएशन के लिए, बोलने के लिए अन्य वर्ड की सहायता होती है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, स्वरों की कितनी थी? 13।
तो टोटल हमारे पास जो संस्कृत वर्ण के कितने अक्षर हो गए? 46। इनके अलावा 3 और अक्षर होते हैं संयुक्त अक्षर, वो हमें भी आगे बात करेंगे, लेकिन बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कितने अक्षर होते हैं संस्कृत भाषा में, 46। ठीक है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। नाम याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, आगे बताऊँगा तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है। स्पर्श व्यंजन का नंबर याद रखिएगा 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। 25 + 4 + 4 33। 33 हमारी व्यंजन की संख्या थी। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की हम बात कर लेते हैं। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी अगेन 5 वर्गों में क्लासीफाई होते हैं, यानी कि 5 वर्ग, वर्ग मतलब ग्रुप्स। जो हमारे स्पर्श व्यंजन है 25, 25, उनके भी हमने कितने 5 ग्रुप बना दिए। ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ड? का, खा, गा, घा, डा, ये 5 वर्ड इंक्लूडेड हैं। चा वर्ग में हमारे चा, छा, जा, झा, या, ये 4 वर्ड इंक्लूडेड हैं। टा वर्ग में हमारे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये 4 वर्ड इंक्लूडेड हैं अक्षर। और ता वर्ग में ता, था, दा, था, ना, ये 5 व्यंजन इंक्लूडेड हैं, सम्मिलित हैं। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। तो देखिए हर 5 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 5 अक्षर है, तो 5 5 से 25 हमारे टोटल स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्लियर? ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ से आगे चलें? ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अंतःस्थ यानी कि ऐसे व्यंजन जो इंटरनल पार्ट से बोले जाते हैं, या जिनका जो साउंड आता है वो इंटरनली आता है, कंठ के, यानी कि कंठ मतलब थ्रोट से आता है। इनकी संख्या 4 होती है, अभी बात की हमने, इनकी संख्या 4 होती है। याद रखिएगा यड़ प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या होता है अभी इस क्लास में तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ टाइम की तो क्लास हो गई है ये। जब हम 14 माहेश्वरी सूत्र अगर आपने थोड़े भी पढ़े होंगे, आ, इ, उड़, ऋष, रिल, रक, ए, ओट, ए, ओ, छय, वरट, तो उनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार क्या होता है? स्वर और व्यंजन, जब बहुत सारे स्वर और व्यंजन होते हैं उनको बहुत ही कंपाइल या संक्षेप में लिख देते हैं, यानी कि छोटे फॉर्म में लिख देते हैं, तो वही प्रत्याहार कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे यड़ प्रत्याहार लिख दिया मैंने। प्रत्याहार की भी टेंशन मत ले लीजिएगा, आने वाली क्लासेस में जैसे कि आज वर्ण परिचय को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, सिमिलर वे में हम प्रत्याहार को भी क्लियर करेंगे। अभी बस आप ये बात याद रखिएगा कि यड़ प्रत्याहार जो है उसमें 4 वर्ड होते हैं, या, रा, ला, वा, और ये या, रा, ला, वा 4 वर्ड यड़ प्रत्याहार के हैं। और यड़ प्रत्याहार किसका एग्जाम्पल है? अंतस्थ व्यंजन का। ये याद रखिएगा 4 वर्ड कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा, याद करने की बात है, पूछ सकता है इन 4 वर्ड देके इनमें से कौन सा वर्ड अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जैसे कि नाम से ही पता लगता है, ऊष्म, ऊष्म का मतलब क्या होता है? हॉट। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉटनेस जिसमें है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, सबको पता है। तो ऐसे वर्ड जिनको बोलते टाइम हमारे माउथ से हॉट एयर यानी कि गर्म हवा पास होती है, उन वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है, लेकिन इसमें शल प्रत्याहार, जैसे ऊपर यड़ प्रत्याहार था वैसे यहाँ शल प्रत्याहार। अभी प्रत्याहार याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, प्रत्याहार से वर्ड कैसे इंक्लूड मतलब एक्सट्रैक्ट करने हैं वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में इसी तरीके से बताऊंगा। बहुत अच्छी उसकी ट्रिक है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब साइंटिफिक वे में अपने करेंगे पूरा। ठीक है, तो शल प्रत्याहार के वर्ड, शल प्रत्याहार में 4 वर्ड आते हैं, शा, सा, शा, हा। ये या नहीं है, ये शा है। आने वाली जो पीपीटी मिलेगी उसमें आपको ये करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। इस प्रकार व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमने व्यंजन की डेफिनेशन देखी। व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्ड की सहायता नहीं होती है, वो हमारे इस पर व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या 33 थी, 33। व्यंजन के कितने टाइप्स के थे हमारे? 33 टाइप्स के। कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 थे, जिसमें कि 5 वर्ग थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। उन 5 वर्गों में भी 5 अक्षर थे, 5 5 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हुए। इसी तरीके से अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ऐसे जो अंदर से यानी कि थ्रोट से बोले जाते हैं या कंठ से बोले जाते हैं। उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यड़ प्रत्याहार। यड़ प्रत्याहार मतलब यारा, लावा। ठीक है। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे अक्षर या व्यंजन जिनको बोलते टाइम माउथ से ऊष्मा बाहर निकलती है या गर्म हवा बाहर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन। इसका एग्जाम्पल शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार में 4 वर्ड इंक्लूडेड हैं, शा, सा, शा, हा। ठीक है। इस प्रकार व्यंजन 3 टाइप्स के हो गए। आगे चलते हैं।
अब देखिए हमने 13 स्वर देख लिए, 33 व्यंजन देख लिए, उसके अलावा हमारे पास 3 संयुक्त अक्षर भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। संयुक्त अक्षर हमारे क्या होते हैं, आपने सब अक्षर हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन कई जगह हमें क्लासिकल टेक्स्ट में, हमारी बुक्स वगैरह में हमको 3 वर्ड देखने के मिलते हैं। एक मिनट, शा, क्या और त्रा, शा, क्या और त्रा। तो शाह जो होता है हमारा, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। शाह जो होता है कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना होता है, का से, और शाह षटकोण से मिलकर बना होता है शाह, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ज्ञा, शाह से हम कौन सा वर्ड ले सकते हैं, जैसे क्षत्रिय, ज्ञा मतलब जैसे कि ज्ञानी यूज़ होता है, तो ज्ञा हमारा गा और या से मिलकर बना है ज्ञा। इसी तरीके से त्रा मतलब त्रिशूल, जैसे हम बोलते हैं त्रिशूल, तो त्रा किससे मिलकर बना होता है, ता और रा। ता किसका, ता वर्ग में आता है, और रा यारा लावा यड़ प्रत्याहार में आता है, ठीक है। तो ये 3 संयुक्त वर्ड अलग से याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में अनुनासिक। अब देखिए व्यंजन का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, स्वर और व्यंजन हो गए, वर्ड का क्लासिफिकेशन कर लिया, स्वर और व्यंजन 2 टाइप्स के हुए। लेकिन अब जो हमारे वर्ड का क्लासिफिकेशन है वो एक उसका अलग बेस है, 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद में हम ये क्लास ओवर कर देंगे, डेमो क्लास है, छोटी रखेंगे। अनुनासिक, जहाँ भी आपको ये नाम देखने के लिए मिल जाए अनुनासिक, तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा, अनु प्लस नासिक। अनु का मतलब मुख, नासिक मतलब नासिका, ठीक है। नासिका मतलब नोज, अनु मतलब मुख, ये देखिए। तो ऐसे वर्ड जो मुख और नासिका दोनों से उच्चारित किए जाते हैं, या जिनका दोनों से उच्चारण किया जाता है, या ऐसे वर्ड जिनको बोलने के लिए हमें नोज और माउथ दोनों की ज़रूरत पड़ती है, वो अनुनासिक कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल, जितने भी हम अक्षर दिन में बोलते हैं जिनके ऊपर बिंदी लगी होती है, डा या ना, देखिए इनको बोलते टाइम हमारे माउथ से भी एयर पास हो रही है और हमारे नोज से भी एयर पास हो रही है। नाक को बंद करके या माउथ को बंद करके हम एक को भी बंद करके इन वर्ड्स को नहीं बोल सकते, इसलिए ये अनुनासिक मतलब मुख और नासिका, माउथ और नोज दोनों की हेल्प चाहिए इनको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे अनुनासिक, बहुत ज़्यादा क्लियर रखिएगा, यहाँ पर 2 ना है अनुनासिक और यहाँ पर 3 ना है अनुनासिक, या इसका दूसरा नाम है निर्नुनासिक, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो केवल मुख द्वारा बोले जाते हैं, मतलब अनुनासिक ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए, जिनके प्रोनाउंसिएशन के लिए हमको केवल माउथ की ज़रूरत होती है, मतलब नोज़ की या नासिका की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी हेल्प हमको नहीं चाहिए, वो अनुनासिक वर्ड कहलाते हैं या निर्नुनासिक वर्ड कहलाते हैं। क्लियर। देखिए उदाहरण के लिए का, खा, गा, घा, कोई भी आप वर्ड ले लीजिए, ता, था, दा, धा, कोई भी स्पर्श व्यंजन में से कोई भी वर्ड उठा लीजिए, वो अनुनासिक है, क्योंकि उसमें हमारी नोज़ यूज़ नहीं हो रही है, नाक को बंद करने पर भी हम वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर रखेंगे, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा माहेश्वरी सूत्र आता, लेकिन क्लास ये काफ़ी लंबी हो गई है, डेमो क्लास है, कुछ लोगों को ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। तो जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, जिन बच्चों को लाइव क्लासेस में दिक्कत हुआ करेगी वो लाइव क्लासेस में पूछ लिया करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए। कोई नहीं, हम रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 24/7 आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी, ठीक है। मैं आपका डाउट सोल्व करूंगा, या आप अपनी क्वायरी लिखकर व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर सकते हैं, मुझको टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। अगर आप ऐसे और लेक्चर चाहते हैं तो आपको पेड कोर्स हमारा लेना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस केवल 999 पर मंथ है। अगर आप रेगुलर लेक्चर में अटेंड रहेंगे तो हम अदर सब्जेक्ट्स पर भी बात कर सकेंगे, जैसे कि पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय, क्रिया शरीर, रचना शरीर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके टीचर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है। अगर आपको पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो ये मेरा नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए और मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू। बहुत ही जल्द पेड कोर्स क्लास में, कल की ऑनलाइन क्लासेस में मिलते हैं। कल इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।